नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 426 आपके सामने। 425 तक कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 426 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द टर्म गिवन टू द कंडीशन ऑफ आरबीसी इन यूरिन। मूत्र में आरबीसी की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिया गया है। तो कुछ बीमारियां आपको दी हुई हैं कि अगर जो मानव या मनुष्य को पेशाब में अगर आरबीसी या ब्लड आने लगे तो कौन सी बीमारी होगी। ठीक है, आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है हेमैच्यूरिया, ऑप्शन बी दिया हुआ पायूरिया, ऑप्शन सी हेमोग्लोबिन्यूरिया, ऑप्शन डी प्रोटीन्यूरिया और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए इसको समझा जाए। देखिए, जो रक्त है या जो ब्लड है उसमें मुख्यतः क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और क्या मिलेगा, प्लेटलेट मिलेंगे, और क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन रहेगा। ठीक है, यहाँ इसको एच से लिख देते हैं जगह कम होने की वजह से। ठीक है, तो चलिए आप डिस्कस करते हैं। क्या पूछ रहा है, आरबीसी के बारे में कि आरबीसी आ रहा है पूरा पूरा, केवल ब्लड नहीं है। देखिए, मैं अलग अलग तरह की बीमारियों का नाम इसलिए लेके आया हूँ कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो समय के साथ बदल रहा है। अब पुराने जो सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं उनके रिपीट होने की आशंका कम होती है। नया सवाल पूछा जाता है तो उस हिसाब से अलग अलग जो कॉमन बीमारियां हैं ना उनके नाम है जो आपको अमूमन किताबों में शायद ना मिले। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। आरबीसी अगर ब्लड में आ रहा है तो ऐसी स्थिति को कहा जाएगा हेमैच्यूरिया। ठीक है, हेमयूटेरिया। अब इसको देखिए, हेम का मतलब हो गया ब्लड से, हीमोग्लोबिन से, और यूटेरिया होता है कहीं ना कहीं यूरिन से रिलेटेड। तो ये हो गया एक, ये हीमोग्लोबिन्यूरिया है, इसमें भी हीमोग्लोबिन है। ठीक है, पहले इन दोनों को ही देख लेते हैं। तो हेमयूटेरिया होगा अगर जो यूरिन है उसमें आरबीसी आ रहा होगा। ठीक है, और हेम ग्लोबिन्यूरिया कब होगा, जब पेशाब में केवल हीमोग्लोबिन आ रहा होगा। आरबीसी और हीमोग्लोबिन अलग अलग है ना। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, और हीमोग्लोबिन क्या है बताइए। ठीक है, ये आप हमें बताएंगे हीमोग्लोबिन रक्त में क्या काम करता है। कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया, आप ये कमेंट करके बताइएगा हमें। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन आने लगे तो हीमोग्लोबिनूरिया होगा। अगर वहीं यूरिन में प्रोटीन आने लगे तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रोटीनूरिया। ठीक है, ये डी वाला हो जाएगा। और अगर ये प्यूरिया कब होगा, पूरिया होगा जब, देखिए आरबीसी हमने देख लिया, हीमोग्लोबिन देख, अगर डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स आने लगे तो ये प्यूरिया हो जाएगा। ठीक है, पायूरिया। चारों बीमारियां हमने देख ली किस किस से हो सकती है, और जो प्रश्न का उत्तर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 427 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एडीएच का कार्य नहीं है। तो पहले एडीएच का फुल फॉर्म जान लीजिए। एडीएच होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये क्या करता है, इसको एक नाम से और जानते हैं, पहले तो उसको देख लेते हैं। क्या नाम है, वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो वैसोप्रेसिन के नाम से एडीएच को जाना जाता है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये वैसोप्रेसिन या एडीएच का क्या कार्य है। ठीक है, तो इसका एडीएच का और वैसोप्रेसिन का मुख्य कार्य क्या है कि शरीर से जो पानी कहाँ क्षमता है, किडनी में। ठीक है, तो ये किडनी क्या काम करती है, वो
ब्लड को प्यूरिफाई करती है, जो खून है उसको छानती है। जो गंदगी है खून की वो यूरिन या पेशाब के माध्यम से निकल जाती है। और पानी जो होता है बहुत ज़्यादा ना निकल जाए किडनी से, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा? वैसोप्रेसिन। तो पानी को वापस शरीर में लाने का काम तो होता है किडनी द्वारा, और उसको देखता कौन है? वो देखता है वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब हमने समझ लिया एडीएच का कार्य क्या है। अब देख लेते हैं अब क्या दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, जल पुनर्वशोषण को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो अभी हमने देखा ऑप्शन ए होगा। नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गलत, ये तो होगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? रक्तचाप कम करता है। तो ऐसा है क्या? देखेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है प्रिवेंट्स डायूरेसिस, ठीक है। अब ये डायूरेसिस क्या होता है? डायूरेसिस ऐसी कंडीशन होती है जब किडनी जो है ना बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करने लगती है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति को पेशाब आने लगता है, ऐसी स्थिति को बोलते हैं डायूरेसिस। इसको कंट्रोल करती है। तो अभी हमने देखा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। डी क्या कह रहा है? पसीना कम करती है। तो बताइए। तो देखिए ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना इसमें आपका एक, अगर ऑप्शन बी को छोड़ दें तो ये तीनों ही काम एडीएच या वैसोप्रेसिन द्वारा किए जाते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है? कौन सा नहीं है? तो बी नहीं होगा। ये रक्तचाप को कम नहीं करता बल्कि रक्तचाप को बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ कम की जगह ज़्यादा होता या इंक्रीज लिखा होता तो ये भी सही हो जाता, और ऑफ द अबव ठीक हो जाते, तब हम ऑप्शन ई को चुन सकते थे। बहरहाल ऑप्शन बी गलत है। गलत ही पूछा है तो 427 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 428 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कंगारू चूहे का अनुकूलन नहीं है या एडेप्टेशन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन ऑफ कंगारू रेट? तो कंगारू रेट ना एक चूहा होता है कंगारू जैसा, बहुत छोटा सा, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कहाँ? जहाँ ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट है या रेगिस्तान है वहाँ पर। और ये जीव दुनिया का ऐसा जीव है जो सबसे कम पानी का उपयोग करता है, ठीक है। हम लोग ऊँट को जानते हैं पर ये कंगारू रेट जो है या कंगारू चूहा, ये है इसका सही उत्तर। ये कई बार प्रश्नों जो है पेपरों में पूछा गया अलग अलग स्टेट पीसीएस में, ठीक है। अब इसके अडेप्टेशन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अनुकूलन, ये पानी पीता है, ये फीड्स ऑन फैटी एसिड, वसायुक्त बीजों पर जो है निर्भर करता है। ऑप्शन सी, इसमें नेसल काउंटर करंट सिस्टम होता है, नाक काउंटर वर्तमान प्रणाली होती है। ऑप्शन डी, केंद्रित मूत्र उत्सर्जित करता है, एक्सक्रीट्स कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं प्रश्न को। तो जो चूहा होता है ये वसायुक्त बीज खाता है और इसका पानी की जो ज़रूरत है वो सब ये वसायुक्त बीजों से पूरी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि रेगिस्तान में इसको पानी पीने को नहीं मिलता। तो नहीं पूछा था, यही होगा, यही गलत है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शनों पर विचार करेंगे। वसायुक्त बीजों पर ये निर्भर करता है और इसकी पानी की जो आपूर्ति है वो वसायुक्त बीजों से हो जाती है, पहली बात। दूसरा क्या कह रहा है? नाक काउंटर वर्तमान प्रणाली। अब नेसल काउंटर वर्तमान प्रणाली क्या है? करंट सिस्टम जो ये है, इसमें क्या होता है? जो सांस लेता है, तो हम लोग जब सांस भी लेते हैं तो सांस के साथ भी कुछ मॉइस्चर या नमी हमारे शरीर से बाहर जाती है। ये हमें कब पता चलता है? सर्दियों में नाक से भाप निकलती दिखती है सर्दियों में। अब ये क्या करता है? इसकी जो प्रणाली इस प्रकार से विकसित है कि नाक से भी कोई भाप नहीं छोड़ता, तो वहाँ से भी ये क्या है? जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करता है, ठीक है। कौन? ये कंगारू चूहा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? केंद्रित मूत्र उत्सर्जित करता है। तो जाहिर सी बात है जब ये पानी कहीं से नहीं छोड़ रहा है तो ये पेशाब नहीं करता, ये सूखी पेशाब करता है, बिल्कुल, ठीक है, ड्राई जिसे कहते हैं। ये भी कंगारू चूहे का एडेप्टेशन है। कौन सा नहीं है? ये पानी पीता है। तो ये तीनों होंगे इसके, बी सी डी। 428 हमने देखा, हम लोग आगे चलेंगे।
प्रश्न नंबर 429, काफ़ी सरल प्रश्न है कि एक सामान्य मनुष्य में डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है। पहला ऑप्शन है आपका 120 mmHg, 140 mmHg, 90 mmHg, 80 mmHg या नन ऑफ द अबव मोर देन वन। तो देखिए पहले तो ये देख लीजिए एच क्या है। एच होता है मरकरी, पारा, मरकरी मेटल का ये साइन है। ठीक है, ये कैसा है, तरल धातु है, अकेला एकमात्र। अब ये पूछा डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो समझते हैं पहले। जो दिल होता है उसमें दो तरह के रक्तचाप होते हैं, एक होता है इस सिस्टोलॉइक और एक होता है डायस्टोलॉइक। तो सिस्टोलॉइक होता है जब जो आपका दिल है या हार्ट है वो प्रेशर लगा रहा है, मतलब रक्त को रक्त वाहिकाओं में भेज रहा है, आर्टरीज में जब वो धक्का देता है तो बोला जाता है स्टोलॉइक। जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ धक्का मारी जाएगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, वो कितना होता है 120। और डायस्टोलिक क्या है, जब दिल दो धड़कनों के बीच में आराम करता है उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। वो कितना होता है, तो जाहिर सी बात है अब 120 तो कम ही होगा। ऑप्शन 90 और 80 दिया हुआ है और ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर 429 का हमने देखा, हम लोग आगे बढ़। 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस क्लासेस 3 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं और 68 बीपीएससी के लिए प्रिलिमिनरी क्लासेस 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। आप लोग चाहें तो आगे नंबर दिया हुआ उस पर बात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 430 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि मगरमच्छों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। अब देखिए हमने मगरमच्छ यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि कुछ अपवाद होगा इसीलिए, तो एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। अब हृदय में दो कक्ष किसके होते हैं, तो जितनी भी मछलियाँ होती हैं, ठीक है, इसको माँ से लिख देते हैं, मछलियाँ जितनी भी होती हैं फिशेस, ठीक है, उनमें उनका जो दिल होता है उसमें दो कक्ष होते हैं। तीन किस में होते हैं, तो तीन मिलेंगे आपको एम्फीबियन में या जितने भी उभयचर होते हैं, ठीक है, उनका दिल 3 भागों में बटा होता है। और साथ ही साथ जितने सरीसृप होते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, उसमें भी उनका दिल में 3 कक्ष मौजूद होते हैं। ठीक है, 3 चैम्बर, किसमें, सरीसृप में, उभयचर में, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। 4 कक्ष किस में होते हैं, तो 4 कक्ष मिलेंगे आपको मैमल्स में, स्तनधारी, और बर्ड्स में जितनी चिड़िया हो गई, ठीक है, 6 नहीं होते। तो मगरमच्छ क्या है, तो मगरमच्छ एक रेप्टाइल है, सरीसृप है, इसको एम्फीबियन मत लगा दीजिएगा, ठीक है, ये उभयचर नहीं है। हालांकि क्यों, इसकी गलफड़े नहीं होते, ये पानी के नीचे सांस नहीं लेता, सांस ये हवा में ही लेता है, अपने भीतर जमा कर लेता है और थोड़ी समय के बाद ये सांस लेने के लिए ऊपर आता है। ये हमने मगरमच्छ के बारे में बात कर ली। अब इस प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। मगरमच्छ की बात की, परंतु मगरमच्छ है क्या, रेप्टाइल या सरीसृप है, पर एक अपवाद है कि मगरमच्छ का जो दिल होता है उसमें 4 भाग होते हैं, ना कि 3। और अमूमन जितने भी सरीसृप या रेप्टाइल हैं उनके हृदय के में 3 कक्ष पाए जाते हैं, 3 चैम्बर्स आर प्रेजेंट। मगरमच्छ अकेला ऐसा है जिसमें 4 होते हैं, ये अपवाद है इसीलिए पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 430 का सही उत्तर सी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 431 आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन माँ के रक्त में भ्रूण के रक्त के मिश्रण को रोकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ फीटल ब्लड विद द मदर्स ब्लड। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, अम्नियोटिक फ्लूइड, एमनोटिक द्रव्य, एमिनियन, ऑप्शन सी प्लेजेंटा, ऑप्शन डी कोरियन, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए ऐसा है, जो भ्रूण होता है जो माँ की कोख में रहता है वो किस में, वो भ्रूण लिपटा रहता है प्लेजेंटा में। ये एक तरह का झिल्ली है जिसके अंदर बच्चा लिपटा रहता है, और बच्चे को जो भी पोषण है, जो भी उसको जो है बढ़ने के लिए जो भी पोषण पदार्थ चाहिए, जो भी हवा चाहिए, ऑक्सीजन, वो सब प्लेजेंटा के माध्यम से बच्चे को पहुंचती है, किससे, माँ के द्वारा। और बच्चे के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे यूरिया हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो उसी प्लेजेंटा के माध्यम से माँ के शरीर में जाते हैं और माँ के शरीर से फिर बाहर निकल जाते हैं।
तो ये सारा आदान प्रदान की क्रिया किसके द्वारा होती है? प्लेजेंटा के द्वारा। ठीक है, और उसका सही उत्तर भी प्लेजेंटा हो जाएगा। ठीक है, तो 431 का सही उत्तर क्या हो गया? सी ऑप्शन। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 432 आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सार्वभौतिक दाताओं के रूप में मान्यता दी जाती है? पर्सन हैविंग विच ब्लड ग्रुप आर रिकॉग्नाइज्ड एज यूनिवर्सल डोनर्स। तो देखिए, चार प्रकार के जो है ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं इंसानों में, ए, बी, ओ और ए बी। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो एक बार को ये रक्त वाला जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट, रक्त या ब्लड, वो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, यहाँ लिखता हूँ। एक होती है एंटीजन, एंटीजन AN से लिख रहा हूँ, और एक होती है एंटीबॉडी, ये हम मेंशन कर देते हैं स्मॉल a से। ठीक है, AT लिख दिया है ये, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब देखिए, ऐसा है, ए जो भी ब्लड ग्रुप होगा ना, उसमें वही एंटीजन पाया जाएगा। तो ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा? ए। बी है तो उसमें बी पाया जाएगा। ओ क्या होगा? ओ कोई एंटीजन होता नहीं, एंटीजन ए बी होगा या ए बी होगा। तो ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, और ए बी में दोनों पाए जाते हैं, ए और बी एंटीजन दोनों। ठीक है, अब जो एंटीजन मौजूद होगा उसका विपरीत एंटीबॉडी जो है किसमें होगी? देखिए, एंटीजन होता है आरबीसी में, एंटीजन, और एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा में। अभी हमने देखा था, जो रक्त होता है उसमें क्या क्या होता है? आरबीसी होती है, प्लाज्मा होता है, डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है, और प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी, और एंटीजन होता है आरबीसी में। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, याद रखिए। कई बार यही पूछ ले कहिए कि एंटीजन जो है इनमें से किस में पाया जाता है ना। प्रश्न पत्र का कुछ पता नहीं कि जो परीक्षक क्या पूछ ले आपसे परीक्षा में। तो एंटीजन जो है, अब इसके विपरीत पाया जाएगा एंटीबॉडी। तो ए है, इसका विपरीत क्या होगा? देखिए, एंटीबॉडी को हम छोटे अक्षर से डिनोट करते हैं, बी के विपरीत ए हो जाएगा। अब ओ में कोई भी जो है एंटीजन नहीं था, ठीक है, तो इसमें दोनों ही एंटीबॉडी रहेंगी, ए और बी, और बी में कोई भी नहीं होगी। ये बात समझनी ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर इसी में छुपा हुआ है। अब बात कर लेते हैं। तो जब भी जो खून है वो एक से दूसरे में जब ट्रांसफ़र किया जाता है या दिया जाता है, तो उसमें क्या देखा जाता है कि कौन सी, तो जब भी एक व्यक्ति से दूसरे को ब्लड दिया जाता है तो ये देखा जाता है उसमें कौन सी एंटीजन मौजूद है। ठीक है, तो मान लीजिए ए को अगर खून देना है तो किसको दे सकता है? ए को, क्यों? ए एंटीजन मौजूद है। और ए बी को दे सकता है क्योंकि इसमें भी है। जो ओ है इसमें कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ओ जिसका में ओ ब्लड ग्रुप होगा वो किसी को भी दे सकता है। क्यों? जब कोई एंटीजन ही नहीं है तो टकराव होने की संभावना खत्म। अब बी है, जैसे इसमें एंटीजन क्या होता है? बी। तो ये अगर ए वाले को देने जाएगा तो ए और बी एंटीजन अलग अलग है, ठीक है, तो खून का थक्का जमने की संभावना है या बन ही जाएगा निश्चित तौर पर। तो जो ओ है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर या सार्वभौमिक दाता। क्यों? इसमें एंटीजन मौजूद नहीं होता किसी प्रकार का। तो अमूमन ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट है या किसी को इमरजेंसी में खून देने की ज़रूरत है, तो कौन सा जो खून है और पता नहीं है उस व्यक्ति का कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो कौन सा खून चढ़ाना चाहिए? तो उसका सही उत्तर होता है ओ। और अगर ऑप्शन में ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दिया हो, ठीक है, तो आप ऑप्शन लगाएंगे ओ नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव का उसमें कोई चक्कर नहीं है तो फिर केवल ओ लग जाएगा, क्योंकि ओ नेगेटिव जो है बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है। आप लोगों ने बॉलीवुड की पिक्चरों में देखा होगा ये भी। ठीक है, प्रश्न नंबर 432 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 433 आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आरबीसी का औसत जीवन काल क्या होता है? तो ये सीधा सीधा प्रश्न है, बता देते हैं आपको, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बाद बताएंगे। देखिए, जो आरबीसी होता है वो कितने दिन जिंदा रहता है? 120 दिन।
ये तो हो गई एक बात। अब ऐसा क्यों है? तो जो मनुष्य है, मनुष्य, ये देखिए मनुष्य के रिगार्ड में ही पूछ रहे। तो जो मनुष्य है उसका आरबीसी गोल होता है, पहली चीज़। इसमें नाभिकीय न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, उसका एक कारण होता है कि अगर न्यूक्लियस होगा और अंदर और कोशिकांग होंगे इस आरबीसी में, तो क्या होगा, वो सब ऑक्सीजन जो ले रहा है इंसान सांस के द्वारा, तो उसको यूटिलाइज करेंगे। तो जितनी ऑक्सीजन आरबीसी के माध्यम से बाकी कोशिकाओं को पहुंचनी चाहिए या ऊतकों को या शरीर की मांसपेशियों को पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंचेगी। कुछ ना कुछ वो आपस में खर्च कर लेंगे। तो इसमें न्यूक्लियस और अंदर की सेल ऑर्गेनली मौजूद नहीं होती। तो ऑक्सीजन जितनी फेफड़ों से आरबीसी को मिली, उतनी पूरी पूरी बाकी मांसपेशियों, कोशिकाओं और विभिन्न अंगों को पहुंचती है। ठीक है, तो इसमें नाभिकी मौजूद नहीं होती, ये गोल होता है। ये हो गई एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब जो ऊंट होता है, ऊंट का कुछ ऐसा अंडाकार होता है और उसमें नाभिकी मौजूद होती है। याद रखिएगा, जो बड़े स्तनधारी होते हैं उनके आरबीसी में नाभिकी मौजूद होती है। इंसान का जो आरबीसी है उसमें नाभिकी या न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। प्रश्न नंबर 433 का हमने देखा, जो सही उत्तर ऑप्शन सी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस टेस्ट सीरीज जीएस के लिए 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई है और ऑप्शनल टेस्ट सीरीज 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। जो सब्जेक्ट हैं वो आप जो चुन सकते हैं वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पीएसआईआर है, फिलॉसफी है, एलएसडब्ल्यू है, होम साइंस है, सोशलॉजी है। आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल किया आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 434 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि सिगरेट स्मोकिंग कॉज विच डिसीज इन ह्यूमंस। सिगरेट पीने से या धूम्रपान करने से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो देखिए, सरकार भी मुहिम छेड़े हुए है और धूम्रपान करना अच्छी बात नहीं है। आदमी स्वयं भी अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है और अपने आसपास वालों को भी। चलिए, वो तो अलग बात हो गई। हम आते हैं अपनी बायोलॉजी पर। क्या पूछ रहा है? तो देखिए, जो सिगरेट होती है उसमें क्या होता है, धुआं जो है व्यक्ति के फेफड़ों में जाता है। ठीक है, और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, श्वसन प्रक्रिया को, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब इसमें बीमारियां दी हुई हैं, आपको चुनना है कि सिगरेट पीने से कौन सी बीमारी होती है। क्या वो ब्रोंकाइटिस है, क्या वो फाइब्रोसिस है, क्या वो इप्सीमिया है, क्या वो एस्थमा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए ऐसा है, इसका सीधा सीधा उत्तर है इप्सीमिया, ऑप्शन सी। ठीक है, हिंदी में भी इप्सीमिया ही कहेंगे इसे। ठीक है, थोड़ा यहाँ गलती होगी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। फाइब्रोसिस के बारे में कल हमने बात की थी। वो लोग जो कपड़ा मिल में काम करते हैं, जहाँ जो है कॉटन की धुनाई होती है, अमूमन फाइब्रोसिस वहाँ हो जाता है जो मिल में काम करते हैं। ठीक है, अस्थमा एलर्जी से होता है, सिगरेट पीने से एफसीमा होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो एलोवेली होते हैं उनकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। किसकी? रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से भाई ऐसे गुब्बारे रूप में ही तो होता है, एलोवेली जुड़ा रहता है। तो इसका ये जो फूलना और कम होना, ये क्या होता है, ये प्रक्रिया कम हो जाती है। तो उससे बहुत ज़्यादा ये एलोवेली खुलता नहीं है, खुलेगा नहीं तो ऑक्सीजन कम जाएगी। और आदमी का धीमे धीमे, जो बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं उनकी फेफड़े जवाब देने लगते हैं समय के साथ। ठीक है, प्रश्न नंबर 434 हमने देखा। हम लोग आगे प्रश्न नंबर 435 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि स्तनधारियों के फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान के लिए प्राथमिक स्थल कौन सा है? क्या है स्वरयंत्र या लार्नेक्स है, क्या है ट्रैकिया है, क्या है एल्विली है, क्या है ब्रोंकाई है, या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसको हल करने से पहले जल्दी से ही जो शब्द लिखे हुए उनका मतलब समझ लेते हैं तो हमें आसानी होगी। मान लीजिए ये किसी इंसान के फेफड़े हैं, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना, दूसरा साइड भी ऐसा ही बनेगा, एक तरफ बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना हिस्सा ऊपर वाला, यहाँ तो रहता है लार्नेक्स या स्वरयंत्र,
ये बीच वाली जो नलिका है इसको बोला जाता है श्वास नली या ट्रैकिया, इसको, है ना। उसके बाद ये जो हिस्सा है बीच वाला, जो ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है, इसको बोलेंगे ब्रोंकाई, ठीक है, कौन सा, बीच वाला हिस्सा। और इसमें अंदर जो है ये छोटे छोटे गुब्बारे लगे रहते हैं, ब्रोंकाई अंदर जाके शाखाओं में बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं एल्वेली। तो हवा जब आएगी तो ऐसे होके अंदर जाएगी और कहाँ आएगी, एल्वेली में, और एल्वेली से रक्त में प्रवाहित होगी क्या, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से एल्वेली में आएगी और बाहर निकल जाएगी। तो सबसे ऊपर क्या आएगा, लार्नेक्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर एल्वेली। हो सकता है आपको ये ऑर्डर में लगाने को भी दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एल्वेली, ठीक है। प्राथमिक स्थल कौन सा है, एल्वेली। प्रश्न नंबर 435 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 436 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि ट्रैकियल ट्यूब्स आर प्रेजेंट फॉर विच टाइप ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। श्वास नली नलिकाएं किस प्रकार के जीवों के लिए मौजूद होती हैं। ट्रैकिया, देखिए ट्रैकिया और ट्रैकियल ट्यूब्स ये दोनों बातें अलग अलग हैं। मनुष्यों में ट्रैकिया होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स की बात हो रही है। तो ये जो दिए हुए हैं ना, देखिए ट्रैकियल ट्यूब्स पाया जाता है इंसेक्ट में या कीड़ों में। अब क्या है, कीड़े क्या किसके भीतर आते हैं, किस फाइलम, तो ये आएंगे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के भीतर, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा जो है, इनमें जो श्वसन प्रणाली है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इतना विकसित नहीं है। तो इनमें क्या नहीं पाया जाता, इसमें फेफड़े नहीं होते जैसे इंसानों, अभी हमने पीछे जो फेफड़े देखे कि कैसे सांस अंदर जाती है और कैसे हवा का आदान प्रदान होता है रक्त के साथ, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। तो आर्थ्रोपोडा में यही कार्य किसके द्वारा होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स के कारण, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कीड़े या इंसेक्ट्स, ठीक है, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 436 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 437 आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का स्रोत नहीं है। आपका ऑप्शन ए कह रहा है नींबू, ऑप्शन बी कह रहा है आंवला या गूसबेरी, ऑप्शन सी ऑरेंज या नारंगी, ऑप्शन डी कैरेट या गाजर, या ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन। तो बताइए, देखिए जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, ठीक है, खट्टे फल जो होते हैं उनमें अमूमन विटामिन सी पाया जाता है। पहले विटामिन सी का कॉमन नेम बताइए, इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। तो ये विटामिन सी का कॉमन नाम होता है। और विटामिन सी का कौन कहाँ कहाँ इसमें देखो, नींबू में भी रहता है, आंवला में तो सबसे ज़्यादा होता है, नारंगी, आपका संतरा होता है उसमें भी, एक गाजर है इसमें विटामिन सी की उतनी मात्रा नहीं होती, ठीक है। नहीं पूछा था, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो यूरिन या पेशाब के जो है द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट भी है, कौन, विटामिन सी, ठीक है। प्रश्न नंबर 437 हमने देखा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने देखी, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बीपीएससी 68 के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज जीएस के लिए 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई है। इसमें 41 टेस्ट डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 438 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि किस आयु वर्ग में मरस्मस होने की संभावना है। अब मरस्मस क्या है, मैरस्मस जो है प्रोटीन के अभाव से होता है, किसमें, छोटे बच्चों में। 2 बीमारियां हैं, एक तो ये मैरस्मस लिखी हुई, एक है क्वाशियोरकर। ये दोनों ही बीमारियां प्रोटीन की कमी से बच्चों में होती है। छोटा सा फर्क है जो हमारे प्रश्नों में जो प्रश्न या प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है, वो ये कि क्वाशियोरकर जो है ये 5 साल तक के बच्चों को होता है। 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये क्वाशियोरकर होता है, ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। और वो बच्चे जो 1 साल से छोटे होते हैं उनमें मरस्मस
अमूमन होता है, इसमें होने की संभावना है, वो बच्चे जिनको प्रोटीन जो है खाने में नहीं मिलता। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब इसके बारे में थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बात कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो भारत देश में या अफ्रीका में ये बीमारी मेरस्मस की और क्वाशियोरकर की ये बहुत आम है। क्यों? लोगों जो बच्चे हैं उनको प्रोटीन नहीं मिलता, और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो बच्चे क्या होते हैं, माता के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। तो वो माताएं जिसमें प्रेगनेंसी 1 साल के भीतर दूसरी हो जाती है, तो बच्चों को जितना भरपूर दूध चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से प्रोटीन की उनकी जो आपूर्ति है वो नहीं हो पाती, और ऐसे बच्चों में मरस्मस की समस्या पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 438 हमने देखा। ये भी पूछा जा सकता है कि मरस्मस और क्वाशियोरकर विश्व में कौन सी जगह पाए जाते हैं, तो उसमें कहाँ कहाँ आएगा? साउथ एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका। ठीक है, प्रश्न नंबर 438 हमने देखा। हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 439 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट इज मेंट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? भोजन के अवशोषण से क्या तात्पर्य समझते हैं आप? आपके उत्तर दिए हुए हैं, पाचन के अंतिम उत्पाद छोटी आंत से बड़ी आंत में स्थानांतरित हो जाते हैं। अवशोषण की बात हो रही है, एब्सॉर्प्शन की। ठीक है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर शिफ्टेड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन बी, पाचन के अंतिम उत्पाद शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ऑप्शन सी, पाचन के अंतिम उत्पादों को शरीर में पहुंचाया जाता है। पाचन के अंतिम उत्पाद आंतों के म्यूकुसो से गुजरते हैं। तो बताइए। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है पाचन के अंतिम उत्पाद छोटी आंत से बड़ी आंत में स्थानांतरित होते हैं। तो ये स्थानांतरित हो रहा है, इसमें अवशोषण या एब्जॉर्प्शन की बात नहीं हो रही। एब्जॉर्प्शन कब होगा? जो खाना जो है वो उसमें से जो पदार्थ चाहिए वो सोख लिए जाते हैं, और बाकी जो ज़रूरत का नहीं है वो बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है। क्यों? हमें पता है कि खाने से जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ लिए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। और पानी का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? बड़ी आंत में। तो ऑप्शन ए होगा नहीं। ठीक है, क्यों? यहाँ क्या बात कर रहा है कि छोटी आंत से बड़ी आंत में खाना पहुँच रहा है या सरक रहा है केवल। ठीक है, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि पाचन के अंतिम उत्पाद शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे को क्या कहते हैं? एजेशन। ये होगा नहीं। ठीक है, प्रश्न सरल है, थोड़ा भारी भरकम है, जो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप जो हौसला रखिए, प्रश्न बड़े आराम से होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि पाचन के अंतिम उत्पादों को शरीर में पहुंचाया जाता है। तो पाचन के अंतिम उत्पादों को शरीर में पहुंचाए जाने का काम को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अवशोषण नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? पाचन के अंतिम उत्पाद आंतों की म्यूकोसा से होकर गुजरते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर पास थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, अब ये क्या होता है ये समझ लेते हैं। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होता है जो छोटी आंत के अंदर होता है। देखिए, मान लीजिए छोटी आंत है, तो ये अंदर वाली जो सतह है दोनों तरफ, भाई ये पाइप नुमा आकृति है ना इसकी, गोल है ये, तो इसके अंदर का जो भाग है इसमें क्या होता है? ऊतक होते हैं आंत में, छोटी आंत में, जो खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण का कार्य करते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और ये एब्सॉर्प्शन का काम यही होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 439 का ऑप्शन डी, एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर पास थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। प्रश्न नंबर 439 हमने देखा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 440 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डज फोटोसिंथेसिस बट डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन? देखिए, अपवाद है ये। किस प्रकार का जीव प्रकाश संश्लेषण तो करता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं छोड़ता? और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। अभी एक भाई साहब हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमें वही ढूंढना है कौन है। तो क्या ऑप्शन ए है हरा सल्फर जीवाणु या ग्रीन सल्फर बैक्टीरियम, या ऑप्शन बी नीला हरा शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन सी ग्रीन एल्गी, ऑप्शन डी ग्रीन प्लांट या हरे पौधे, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक? तो देखिए, ऑड वन आउट करके बड़े आराम से पता लगाया सकता है। हरे पौधे तो ऐसा करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। जैसे
गेहूं का पौधा जैसे सब्जियों के पेड़। हरे शैवाल ग्रीन एल्गी, ये भी ऐसा काम करती है, ये हमें पता है। नीला हरा शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी ये काम करती है। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, दूसरे नाम। हरा सल्फर जीवाणु ये नहीं करता, नहीं पूछा, यही हो जाएगा इसका उत्तर। अब इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाननी ज़रूरी है। क्या है? पहले तो जो ऐसा कार्य करता है उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? उसको बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक। ऐसे जो है जीव को बोला जाता है एनऑक्सीजेनिक। और ये क्या करता है? एक गैस होती है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। अब देखिए, हरा सल्फर जीवाणु, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो कहीं ना कहीं सल्फर से इसका लेना देना होगा। ये क्या करता है कि सल्फाइड आयन जो भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और पानी में जो मौजूद ऑक्सीजन है उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो है उसको ना छोड़ के क्या देगा, सल्फर और वाटर, गंधक बनेगा और पानी। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन फ्री नहीं हुई तो बाहर क्या जाएगी, यही इसका कारण है और यही इसका उत्तर है। ठीक है, ये ऐसे जीव हाइड्रोजन सल्फाइड पर निर्भर है। प्रश्न नंबर 440 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 441 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पाद है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ होता है? ये होता है जड़ों में या मिट्टी में। कौन करता है? बैक्टीरिया। जो जड़ों में करेंगे उसको बोलेगा सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस की प्रक्रिया होती है, जड़ों में बैक्टीरिया रहते हैं और किस में रहते हैं, डाइकोटिलेडन, दालों के जो दलहन के पेड़ होते हैं उनमें अमूमन पाए जाते हैं, अरहर के पेड़ को छोड़ के। अरहर दाल के पेड़ में सिम्बायोसिस नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, जो नाइट्रोजन है ये कहाँ होती है? ये तो स्थिर नहीं की जाती भाई, वातावरण में मौजूद है तो ये तो होगी नहीं। हालांकि एक स्थिर मॉलिक्यूल है ये, परंतु ये तो वातावरण में मौजूद है ना, इसका स्थिरीकरण नहीं करना पड़ रहा। ऑप्शन बी क्या है, NH3, ये किसका फॉर्मूला है? अमोनिया का, और ये एक स्थिर उत्पाद है। ठीक है, और यही इसका सही उत्तर भी है। अब नीचे बात कर लेते हैं, ऑप्शन सी क्या करे, NH4 पॉजिटिव। अब ये क्या है? ये अमोनियम है, अमोनियम रेडिकल। और ये देखिए, पहली चीज़ ये स्थिर उत्पाद नहीं है। ठीक है, क्यों? NH4 के साथ कोई ना कोई और कुछ लगा होगा, जैसे क्या लगा होगा, ये पॉजिटिव है तो उसके साथ कोई नेगेटिव लगा दीजिए, क्लोरीन लगा दीजिए, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और ये क्या है? ये पेड़ों में वो चीज़ है जिसकी पेड़ों को अमूमन ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, NH4, NO3 नेगेटिव, ये नाइट्रेट है, और हम सबको पता है कि पेड़ अमूमन नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 441 में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पाद अमोनिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रहण किस में करते हैं? पेड़। एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करते हैं? अमूमन नाइट्रेट्स के फॉर्म में। बनाता कौन है? बैक्टीरिया, जो किस में मौजूद रहते हैं, या तो जड़ों में या फिर मिट्टी में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 441 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। CIA BPSC 67 तो 68 के लिए मेन ऑप्शनल कोर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलोसफी, LSW, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो रहा है। इसके लिए आप अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है 800-2255-086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 442 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राइबोसोम का बाध्यकारी घटक है? इंपॉर्टेंट फॉलोइंग कंपोनेंट इज द बाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम क्या है पहले समझ लेते हैं छोटा सा। राइबोसोम एक तरह का कोशिकांग है। ठीक है, और ये क्या करता है? इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। किसमें? कोशिका के अंदर, ये सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसलिए इसको प्रोटीन के कारखाने या फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोला जाता है।
किसको? राइबोसोम को। ठीक है, ये हमने राइबोसोम के बारे में छोटी सी जानकारी देख ली। अब जो प्रश्न पूछा है उस पर आते हैं। ठीक है, तो जो आपके इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? फॉस्फोरस। ऑप्शन बी कह रहा है मैग्नीज। ऑप्शन सी बोरॉन। ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। देखिए, ये इसमें आपको सिंबल दिए हुए हैं तो इसमें आपको समझना पड़ेगा। पी से हो गया फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस का सिंबल हो गया। एम हो गया मैंगनीज का। मैंगनीज और मैग्नीशियम में जो है कंफ्यूज मत करिएगा। मैग्नीशियम जो है Mg, ये होता है आपको मिलेगा सेकंड ग्रुप में, और ये है एस ग्रुप का। मैंगनीज जो है ये डी ग्रुप का है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, तो जब रसायन विज्ञान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे सबके बारे में। अभी घबराइए नहीं, बस ये समझ लीजिए मैग्नीशियम और मैंगनीज अलग अलग प्रकार की धातुएं हैं। ठीक है, वापस प्रश्न पर लौटते हैं। तो देखिए, इसका तो सही उत्तर जो है वो पहले लगा दिया जाए, ऑप्शन डी होगा। तो मैग्नीशियम जो धातु है या तत्व है वो राइबोसोम का बाध्यकारी घटक है या बाइंडिंग कंपोनेंट है राइबोसोम का। किसमें? पेड़ों में या पादप में, प्लांट्स में। ठीक है, और जो आपका मैग्नीज है, मैग्नीज क्या करता है? इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मैग्नीज क्या करता है? मैग्नीज जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन उत्सर्जन होता है, जो ऑक्सीजन निकलती है, तो पानी से जो ऑक्सीजन निकल रही है तो उसमें ब्रेक करने में मदद कौन करेगा? मैग्नीज। फिलहाल के लिए केवल इतना समझ लीजिए। और जो मैग्नीशियम है ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, ये राइबोसोम का बाध्यकारी घटक है, तो राइबोसोम को बांध के रखता है। प्रश्न नंबर 442 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 443 आपके सामने प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन किस पदार्थ का बना होता है? व्हाट मटेरियल द एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड ऑफ? ठीक है, कॉकरोच या तिलचट्टे के बारे में कह रहा है ये। तो क्या ये कैल्शियम का बना होता है? क्या ये चिटिन का है? क्या ये कोलेजन का है? क्या ये केराटिन का है? नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। तो देखिए, केराटिन तो एक तरह का प्रोटीन हो गया, ये होगा नहीं। कैल्शियम हमारे शरीर में होता है, हमारे शरीर की हड्डियाँ कैल्शियम फास्फोरस की होती है, ये होगा नहीं। कोलेजन एक तरह का फाइबर है, परंतु जो तिलचट्टा है या कॉकरोच है उसमें एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? चिटिन का। ऑप्शन बी। थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बात कर लेते हैं कि जो चिटिन है वो ना केवल कॉकरोच का, परंतु जितने भी आर्थ्रोपोड के अंदर कीट आते हैं उसमें मोस्टली का जो एक्सोस्केलेटन या जो बाहरी कंकाल है वो किसका बना होता है? चिटिन का। जो कवर होता है, जैसे केकड़ा हो गया या स्कॉर्पियन, बिच्छू हो गया, उसमें अमूमन जो बाहरी कवच है उनका वो किसका बना रहता है? चिटिन का। ठीक है, और चिटिन क्या है? एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। प्रश्न नंबर 443 हमने देखा, ये भी देख लिया कि चिटिन पॉलीसेकेराइड होता है और आर्थ्रोपोडाज में अमूमन यही होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 444 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन अपच्य का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ दीज इन इलस्ट्रेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म के बारे में पूछा है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो मेटाबॉलिज्म है वो दो प्रकार का हुआ, एक होगा कैटाबॉलिज्म, एक होगा एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म को सी से लिख देते हैं, एनाबॉलिज्म को ए से लिख देते हैं। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में एक मेटाबॉलिज्म का वो प्रकार है जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? छोटे छोटे दो मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने मोटा मोटा समझ लिया। अब हम कैटाबॉलिज्म के बारे में या अपचय के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। तो बताइए, जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है ये हमें पता है कहाँ होता है। ये प्रक्रिया ग्लाइकोजन लिवर में या यकृत में स्टोर की जाती है, और ये किसका है? ये एनाबॉलिज्म का उदाहरण है। ग्लाइकोजन बड़ा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज से।
ऑप्शन बी क्या करें, कोलेस्ट्रॉल के लिए एस्टिक एसिड टू कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। एस्टिक एसिड या एस्टिक अम्ल से क्या बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल। तो ये भी कैसा है, एनाबॉलिज्म का उदाहरण है, ठीक है। बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। एस्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या हुआ, CH3COOH, ठीक है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो इससे कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। ऑप्शन सी क्या है, ग्लूकोज से पायरुवेट। तो ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनने की प्रक्रिया है ये अपच या कैटाबॉलिज्म का उदाहरण है। इसमें क्या हो रहा है कि ग्लूकोज जो छोटे छोटे पायरुवेट्स में टूट रहा है, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या करें, अमीनो एसिड्स टू पॉलीपेप्टाइड्स। तो देखिए अमीनो एसिड्स तो छोटे छोटे होते हैं, इनसे प्रोटीन बनता है। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, प्रोटीन ही तो होते हैं। तो ऑप्शन डी होगा नहीं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 444 का, ग्लूकोज से पायरुवेट्स बनना, ठीक है। प्रश्न नंबर 444 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 445 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि पॉलीसेकेराइड चेन्स आर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पॉलीसेकेराइड की लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं वो निम्नलिखित में से किससे बनी होती हैं। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला डाइसेकेराइड, ऑप्शन बी कह रहा है ग्लूकोज, ऑप्शन सी कह रहा है शुगर या शर्करा, ऑप्शन डी फ्रक्टोज, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या है, ये अलग अलग जो शक्कर होती है, ये शर्करा है, उसकी रिपीटिंग यूनिट्स है। मतलब एक, ये दो तीन छोटी छोटी, ये आपस में मिलके सेकेराइड कई सारी मिल गई तो पॉलीसेकेराइड्स हो गया, ठीक है। और सेकेराइड क्या है, शुगर सी तो है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये तो उदाहरण हो गए भाई। दो मिलेंगी तो डाइसेकेराइड हो जाएगा, जो ऑप्शन ए कह रहा है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 445 हमने देखा, हम लोग आगे चलेंगे। BPSC 68 के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज GS के लिए 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। और इन क्लास और नोट्स में 41 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कस किए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर है इस पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 445 तक आज हम लोगों ने विधिवत रूप से चर्चा कर ली है। कल हम फिर हाजिर होंगे प्रश्न नंबर 446 के साथ, और बचे हुए प्रश्नों पर इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।